हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा जी, इस वीडियो लेक्चर में हम अपना क्लास 10th का जो सैम्पल पेपर है HBSC का, उसको कंटिन्यू करेंगे। सेक्शन नंबर ए और सेक्शन नंबर बी मैं ऑलरेडी आपको सॉल्व करवा चुकी हूँ। वो वीडियोज अगर आपने नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज हम सेक्शन नंबर सी करेंगे, जिसमें हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। कहने को तो आप यहाँ देख सकते हो, थोड़ा सा अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं और थोड़ा बड़ा करूं तो ये अपना सेक्शन नंबर सी है, जिसमें हमारे 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस आने वाले हैं। लेकिन ये एक्चुअल में नियर अबाउट 9 क्वेश्चंस हमारे बन जाएंगे, क्योंकि उनमें हमारे ऑप्शन भी मिलने वाले हैं। तो कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने से पहले मैं आप बच्चों के साथ कुछ शेयर करना चाहूँगी कि जिन बच्चों को जो इंग्लिश मीडियम के हैं, खास तौर पर चाहे वो HBSC से हैं, CBSC से हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बार बार रिकमेंड कर रही हूँ। एजुकाजोन का सैम्पल पेपर है क्लास 10th के लिए। एक्चुअल में ये हमारा क्लास 12th के लिए भी अवेलेबल है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको 10 सैम्पल पेपर्स मिलने वाले हैं। 10 पेपर्स आपको इसमें मिलेंगे, जिनकी प्रैक्टिस आप करोगे। इनमें आपको केस स्टडी क्वेश्चंस मिलेंगे, आपके असर्शन रीजन वाले बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के बोर्ड के पेपर्स आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो देखो, अभी कई बच्चों के मन में ये डाउट है कि ये CBSC के लिए है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब आपका हरियाणा बोर्ड का और बेटा जी CBSC का, सुन ले मेरी बात ध्यान से, बिल्कुल सेम पैटर्न आपका हो गया है। स्टैंडर्ड एंड बेसिक हो गया है, असर्शन रीजन, केस स्टडी सब कुछ आ गया है। और हरियाणा बोर्ड अभी पहली बार इन पेपर्स को कंडक्ट कर रहा है, तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स में केस स्टडी और असर्शन रीजन नहीं मिलने वाले हैं। इसलिए मैं आपको बार बार रिकमेंड कर रही हूँ कि आप इन पेपर्स को लें। एजुकाजोन के केवल मैथ नहीं है, अदर सब्जेक्ट्स के पेपर्स भी आपके अवेलेबल हैं, हर सब्जेक्ट के। तो वहाँ से आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, आपको इधर उधर कहीं भी नहीं घूमना पड़ेगा, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा आपको मटेरियल मिल जाएगा। तो मैं इसका जो लिंक है, सुन लें कहाँ से आपने परचेज करना है, तो इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लियर है? तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो का मेन टॉपिक, जो है सेक्शन नंबर सी। 3 नंबर के 6 क्वेश्चन हैं। ये वाला क्वेश्चन HBSC में तो हर बार जरूर आता है। सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। देखो भाई, अब इरेशनल का देखो, रियल नंबर्स, 2-4 में बेसिक बातों को आप समझेंगे। रियल नंबर्स क्या होते हैं? 2 ही तरह के रियल नंबर्स होते हैं। या तो कोई रियल नंबर ने रैशनल होना है, यानी कि P/Q की फॉर्म में राइट किया जाना है, और अगर वो नंबर रैशनल नहीं है तो ऑब्वियसली वो नंबर इरेशनल है, वो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा रहा है। उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। ये सारी बातें हमें क्लियर है। अब हमें अगर √3 को इरेशनल दिखाना है तो इसका मतलब उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत और अनावर्ती आना चाहिए। सुन रहे हो मेरी बात को? हिंदी में बता रही हूँ, अशांत व अनावर्ती। इंग्लिश में बोलूँ तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल आना चाहिए। लेकिन ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, एंडलेस प्रोसेस हो जाएगा, तो इस तरीके से हम √3 को इरेशनल प्रूव नहीं कर सकते। एक मेथड होता है अपना कॉन्ट्राडिक्शन वाला मेथड, अपवाद। हम किसी चीज़ को उल्टे तरीके से प्रूव करते हैं। तो वो उल्टा तरीका क्या है कि हम मान लेते हैं कि जो √3 है वो इरेशनल नहीं है। क्लियर है? अगर अब वो नंबर, लॉजिक को पकड़ना है बस, अगर वो नंबर अपरिमेय नहीं है तो वो 100% रैशनल है, यानी कि परिमेय है। तो आप क्या लिखेंगे हिंदी मीडियम में? माना वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। इंग्लिश में भी मैं साथ के साथ बोल रही हूँ, लेट √3 इज नॉट एन इरेशनल नंबर। अब भैया इरेशनल नहीं है तो एक ही ऑप्शन बचता है कि वर्गमूल 3 कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। परिमेय हो गई। अब जो रैशनल नंबर है, सो √3 इज रैशनल नंबर। अब जो रैशनल नंबर है, जो परिमेय संख्या है, उसको हम 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। परिमेय संख्या को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वर्गमूल 3 को मैं लिख सकती हूँ P/Q। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, Q 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है? और दूसरी बात,
ये जो P बाय क्यू है ये बिल्कुल मिनिमम फॉर्म में होना चाहिए, न्यूनतम रूप में होना चाहिए। अगर मैं लिख रही हूँ 12/14 12/14 तो ये रोंग है। 2 6 जा और 2 7 जा, ये मिनिमम फॉर्म होगी। 6/7 का मतलब 6 × 1 7 × 1 यानी 1 ही अकेला कॉमन फैक्टर होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, अंश और हर के बीच में। तो ये सारी बातें आपको लिखनी पड़ेंगी कि √3 = P/Q, क्यू 0 नहीं है। फिर आप लिखोगे कि P और Q सह अभाज्य हैं। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। इसी में सभी बातें आ जाती हैं। जो नंबर सह अभाज्य होते हैं, को प्राइम होते हैं, वो केवल 1 से डिवाइड होते हैं। ये सारा लिखने के बाद अब आप इसको क्या करोगे, दोनों तरफ स्क्वेयर कर दोगे। सभी क्वेश्चंस में यही पैटर्न चलता है। तो जब हम स्क्वेयर करेंगे तो ये बनेगा √3² = P²/Q²। ये कैंसिल हो जाएगा। 3 = P²/Q²। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 3Q² = P² हमारा आ जाता है। मैं एक बात यहाँ सब बच्चों को बताना चाहूँगी, बिकॉज यू आर न्यू इन द सेशन, तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे कि मैं हर साल एवरी ईयर मैं सुपर फास्ट रिवीजन करके वीडियो लेक्चर्स फाइनल एग्जाम्स के टाइम पर अपलोड करती हूँ। सुपर फास्ट रिवीजन का मतलब है पूरा एक चैप्टर में एक वीडियो में, मैक्सिमम 2 वीडियो में कवर कर देती हूँ, जिसमें आपका पूरा रिवीजन होता है, प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो लास्ट 2 ईयर के सुपर फास्ट रिवीजन आप देख सकते हो, वहाँ पर मैंने इन सभी क्वेश्चंस को बहुत डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। प्रीवियस ईयर में जितने भी MCQ आए हैं उनकी मेरी एक सेपरेट प्लेलिस्ट है। सुन रहे हैं मेरी बात को, जितने भी MCQ आए हैं प्रीवियस ईयर के उन सब की एक सेपरेट प्लेलिस्ट है चैप्टर वाइज। तो वहाँ भी आपको बहुत फ़ायदा होगा उस प्लेलिस्ट से। इसीलिए बार बार मैं आपको बोल रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को शेयर करें और इन वीडियोस से आप अपने एग्जाम्स की बेस्ट प्रिपरेशन करें। ठीक है, अब ये आ गया। अब P² 3 × Q² है भाई। अब मैं मान लो 15 लिख रही हूँ, 15 को अगर मैं 3 × 5 लिखूँ तो जो 15 है वो 3 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी। और वही बात यहाँ आ रही है कि P² = 3 × Q²। तो जो P² है वो 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। 3 इज द फैक्टर ऑफ P²। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी सुन ले, 3 डिवाइड्स P²। तो यहाँ मैं अब यहाँ लिखूंगी कि यहाँ मैं लिख सकती हूँ कि P² 3 से पूरा भाग होता है। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, 3 डिवाइड्स P²। देखो मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, दोनों मीडियम्स में इकट्ठा पढ़ाना मीन्स डबल टाइम लगाना, तो आपका भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब बनता है। 3 डिवाइड्स P²। अब एक थ्योरम आती है कि अगर कोई प्राइम नंबर P किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस इंटीजर a को भी डिवाइड करता है। तो इस थ्योरम को यूज करते हुए भैया 3 जो है अगर वो p के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3p को भी पूरा डिवाइड करेगा। कहने का मतलब क्या है कि 3 मान लो 81 को डिवाइड कर रहा है 81 हो गया 9 का स्क्वायर, तो 3 9 को भी डिवाइड करेगा। ये है कहने का मतलब। अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम आपकी एक्सरसाइज में ही एग्जाम्पल्स में ही गिवन है, इसका प्रूफ नहीं है लेकिन थ्योरम है। तो यहाँ हम लिख देंगे कि P भी 3 से पूरा भाग होता है। हाँ पूरा लिखूँ क्या, P भी 3 से पूरा भाग होता है। P 3 से भाग होता है तो P 3 का मल्टीपल है, तो P को मैं 3m लिख सकती हूँ और इस P की वैल्यू को मैं यहाँ फर्स्ट में पुट कर दूंगी। ठीक है, ये क्या है 3Q²। इस P की जगह मैं लिखूंगी 3m²। तो ये बनेगा 3Q² = 9m²। ध्यान देंगे Q² को मैं लेफ्ट में रखूंगी तो राइट में आ जाएगा 9m²/3, 3 3 जा 9 और Q² आ जाएगा 3m²। अब सेम इसी फंडा को लगाते हुए जो Q² है वो इन दोनों की प्रोडक्ट है, तो जो Q² है वो 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, Q² 3 से पूरा भाग
होता है। और जब क्यू का स्क्वायर 3 से पूरा पूरा भाग हो रहा है तो क्यू भी 3 से पूरा पूरा भाग होता है। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, तो 3 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो। अब मेरी बात को सुनो, अभी यहाँ 3-4 बातों को आपने अंडरलाइन कर लेना है। वो 3-4 बातें कौन कौन सी होंगी उनको जरा आप नोट करेंगे। पहली बात है ये आपकी, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 तो मैं पीछे दे चुकी हूँ, तो मैं इसको नाम दे देती हूँ स्टार। एक मैंने यहाँ नाम दे दिया, इसको मैं नाम दे देती हूँ 2 और इसको नाम दे देती हूँ 3। बहुत ध्यान से देखना, यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि P 3 से पूरा पूरा भाग होता है, यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि क्यू भी 3 से पूरा पूरा भाग होता है। तो सेकंड एंड थर्ड से मेरे पास क्या आया कि P और क्यू दोनों ही 3 से प्रॉपरली पूरा पूरा डिवाइड हो रहे हैं। P व क्यू दोनों 3 से पूरा पूरा भाग होते हैं, ठीक है। P एंड क्यू बोथ आर डिविजिबल बाय 3, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो P और Q हैं दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 उनका कॉमन फैक्टर हो गया, 3 उनका कॉमन फैक्टर हो गया, भाई दोनों को भाग कर रहा है, 3 P और Q दोनों को भाग कर रहा है, तो 3 इन दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया। लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं कि भैया ये दोनों तो सहअभाज्य हैं, कोप्राइम है, कोप्राइम है तो उनका कॉमन फैक्टर केवल 1 होना चाहिए, उनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 होना चाहिए। यहाँ हम क्या लिखेंगे कि P व Q का साझा गुणनखंड, P व Q का साझा गुणनखंड 3 है, जो कि रॉन्ग है। द कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q इज 3 विच इज रॉन्ग। क्यों? स्टार से, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स स्टार। लेकिन यह, थोड़ा ऊपर लेती हूँ क्योंकि ये ऐसे कर लूँ, यह स्टार को का क्या है, यह स्टार का अपवाद है। आप इसको ऐसे लिखोगे, यह स्टार का अपवाद है, कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन टू द स्टार। क्योंकि यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि P और Q केवल 1 से डिवाइड होते हैं, किसी और से डिवाइड होते नहीं है। यहाँ हमने कह दिया P और Q 3 से भी डिवाइड हो रहे, तो दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्ट कर गई, दोनों बातों में भाई गड़बड़ आ गई। वो गड़बड़ कहाँ है? वो गड़बड़ यहाँ स्टार्टिंग में ही हमने कर दी कि भैया हम क्या सपोज कर रहे हैं, क्या एज्यूम कर रहे हैं कि √3 अपरिमेय नहीं है, इट इज़ नॉट इरेशनल। तो ये हम गलत सपोज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आवर अजम्पशन इज रोंग, हमारा मानना गलत है, ठीक है, हमारी कल्पना, हमारी कल्पना गलत है कि वर्गमूल 3 अपरिमेय नहीं है। हमने शुरुआत यहीं से की थी ना कि वर्गमूल 3 अपरिमेय नहीं है, तो हमने गलत शुरुआत की थी। तो इसका सीधा सा मतलब है कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। और इंग्लिश मीडियम में क्या लिखेंगे? इट इज कॉन्ट्राडिक्शन टू द आवर एजम्पशन। तो आप लिखेंगे आवर एजम्पशन इज रोंग दैट √3 इज नॉट इरेशनल, इट मीन्स √3 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर हो गया? थोड़ा सा इसको मैं एक फ्रेम में कर देती हूँ, छोटा कर देती हूँ, आप इस पूरे क्वेश्चन को देखकर नोट कर सकते हैं। और समझाने में टाइम ज़्यादा लगता है, जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इतना टाइम नहीं लगता है। चलिए अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 27 पर। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। ये है भैया क्वेश्चन नंबर 27। देखो जरा, द्विघात बहुपद 6x की 2 घटा 3 घटा 7x के शून्य ज्ञात करो और शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध की पुष्टि करो। फाइंड द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। हम यहाँ पर पहले पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं। px पॉलिनोमियल है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। क्लियर हो गया? इसको साइड में कर देते हैं, क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27। सबसे पहले तो इसको लिख दो भैया स्टैंडर्ड फॉर्म में। बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब पहले x की पावर 2, फिर x वाली टर्म, तो 7x को आगे ले आएंगे -3। और अब हम इसका कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल फॉर्म से, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो a होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 6 आ जाएगा, b होता है x का कोफिशिएंट जो कि -7 हो जाएगा, और c होती है कांस्टेंट टर्म। तो ये तो गुणांक आ गए, कोफिशिएंट आ गए इस पॉलिनोमियल के। क्लियर हो गया? अब हमने इनके जीरोज यानी शून्यक निकालने हैं। शून्यक निकालने के लिए आपने px को इक्वल टू 0 रखना है। 6x स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब आपने मिडल टर्म जो कि 7 है उसको फैक्टराइज करना, इधर 6 है इधर 3 है,
6 और 3 की प्रोडक्ट होती है 18। मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी प्रोडक्ट तो 18 आ जाए और एडिशन या डिफरेंस 7 आ जाए। तो मैं डायरेक्ट आपको बता रही हूँ, 9 2 जा 18 होता है और 9 में से 2 माइनस करोगे तो 7 आता है। तो ये बन जाएगा 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इनके सब तरीके मैंने पूरा चैप्टर करवा रखा है। 4 चैप्टर मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, 5 तक, हाँ बल्कि, तो सभी चैप्टर मेरे चैनल पर अपलोड है, तो आप वहाँ से इनके ट्रिक्स देख सकते हैं। अब इन फर्स्ट 2 टर्म्स में सुन लो ध्यान से, फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन ले लो, इन दोनों में से 3x कॉमन आएगा तो ये बनेगा 2x माइनस 3। इन दोनों में कोई टर्म मैच नहीं कर रही, x भी मैच नहीं कर रहा, कांस्टेंट भी मैच नहीं कर रहा, तो 1 कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा 2x माइनस 3। ये दोनों टर्म्स ऑलवेज सेम होती हैं। इसको फिर बाहर ले लो, 2x माइनस 3, तो ये बन गया अपना 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों को इक्वल टू 0 करो तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब हम 2x माइनस 3 को 0 रखते हैं तो आपकी x की वैल्यू 3/2 आ जाएगी, और जब 3x प्लस 1 को 0 रखते हैं तो 3x इज इक्वल टू माइनस 1, x की वैल्यू -1/3 आ जाएगी। ये दो आपके जीरोज आ जाते हैं, शून्यक आ जाते हैं। इनको आप देखो, ये तो आपके कोफिशिएंट है, गुणांक हैं, और ये आपके जीरोज है जिन्हें हम अल्फ़ा बीटा नाम देते हैं। तो अल्फ़ा हो जाएगा 3/2, बीटा हो जाएगा -1/3। ये जीरोज हैं और ये आपके कोफिशिएंट है। जीरोज एंड कोफिशिएंट में रिलेशन क्या होता है? पहला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो अल्फ़ा है 3/2, बीटा है -1/3, है ना, थोड़ा अच्छा सा लिखते हैं माइनस इधर, यस। और राइट साइड में है माइनस, बी की वैल्यू -7 है तो 2 माइनस हो जाएंगे, ए की वैल्यू 6 है। लेफ्ट साइड को सॉल्व करो, 6 एलसीएम आएगा, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, और राइट में आ रहा है 7/6। लेफ्ट में भी 7/6, राइट में भी, बोथ आर इक्वल, तो रिलेशन हमारा एस्टेब्लिश हो जाता है। अब दूसरे रिलेशन पर आ जाओ। दूसरा रिलेशन हमारा क्या होता है? रूट्स एंड कोफिशिएंट्स के बीच में, शून्यक और गुणांकों के बीच में, कि अल्फ़ा बीटा की जो प्रोडक्ट है वो c/a होती है। थोड़ा ऊपर चला गया, अल्फ़ा देखते हैं कितना है। अल्फ़ा है बच्चे, ये रहा, ऊपर नहीं गया था, ये रहा 3/2, बीटा है -1/3, सी है -3, ए है 6, 3 से 3 कैंसिल, लेफ्ट में -1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, राइट में भी -1/2। तो दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो एस्टेब्लिश हो जाता है, प्रूव हो जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, एक सिंगल फ्रेम में मैंने आपको ये दिखा दिया है। आप इसको पोज करके नोट कर सकते हो। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, मुझे ज़रूर लिखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको फिर से और देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 28। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक में गई। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। उसने कैशियर से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने को कहा। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। मीना को कुल 25 नोट उसने दिए। मीना गॉट 25 नोट्स, जो नोट थे वो उसको 25 मिले हैं। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। उसको 50 और 100 रुपये के कितने नोट मिले, ये बात आपने बतानी है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि माना 50 रुपये के नोट, है ना, माना मीना को मिले 50 रुपये के कितने नोट, मीना को मिले x नोट। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। और 100 रुपये के कितने नोट मीना को मिले y। हमें गिनती नहीं पता उनकी कितने कितने मिले हैं। अब दोनों तरह के 25 नोट मिले हैं तो एक बहुत सिंपल सा रिजल्ट यहाँ से आ जाता है कि दोनों का सम हो गया 25, और ये हमारी पहली लीनियर इक्वेशन बन जाती है। इज इट ओके? भाई मान लो 10 नोट 50 के मिले हैं और 15 नोट 100 के मिले हैं तो 25 नोट हो गए ना। तो हमने मान लिया 50 रुपये के x नोट हैं, 100 रुपये के y नोट हैं, और दोनों मिलकर 25 हो रहे हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। अब सुनना ध्यान से, उन नोट से जो अमाउंट मिल रही है वो 2000 रुपये है। अब मेरी बात सुनो, अगर मेरे पास 50 रुपये के 4 नोट हैं
तो मेरी अमाउंट 200 रुपये बनती है। अगर मेरे पास 50 रुपये के 10 नोट हैं तो मेरी अमाउंट 500 बनती है। और मेरे पास अगर 50 रुपये के x नोट हैं तो मेरी अमाउंट 50 इंटू एक्स यानी 50x बनती है। क्लियर हो गया। ऐसे ही अगर मेरे पास 100 रुपीज़ के 2 नोट्स हैं तो 200 बनते हैं, 100 के 5 नोट्स हैं तो 500 बनते हैं, और 100 रुपीज़ के अगर y नोट्स हैं तो मेरे पास 100 y रुपीज़ बनते हैं। तो ये 50x और 100y दोनों मिलकर मेरा 2000 रुपीज़ कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ हमारी सेकंड इक्वेशन तैयार हो जाती है। 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। लेकिन इस इक्वेशन में बोथ साइड्स 50 से डिविजिबल हो रहा है, 50 से भाग हो रहा है, तो 50 से भाग कर देंगे। x जमा 100 को 50 से करोगे 2 आएगा, 54 जा 200। तो ये हमारी दूसरी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। अब इसको साइड में कर लेते हैं। आपको बात समझ आ गई होगी। मान लिया 50 रुपये के x नोट है, 100 रुपये के y, तो x प्लस वाई हो गया 25। पहली कंडीशन बिल्कुल सिंपल, ये थी नोटों की संख्या, द नंबर ऑफ नोट्स, द नंबर ऑफ पेपर शी हैज। ओके, अब 50 रुपये के अगर x नोट हैं तो उसके 50x अमाउंट बन जाएगी। 100 रुपीज़ के y नोट है तो 100y अमाउंट बन जाएगी, और ये टोटल अमाउंट 2000 है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, कॉमन ले देंगे, तो ये दो लीनियर इक्वेशन हमारी तैयार हो जाती है। दोनों को सॉल्व कर दो। इसी के नीचे मैं लिख देती हूँ, बल्कि फर्स्ट वाली को x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। एलिमिनेशन मेथड ले लेते हैं क्योंकि x का कोफिशिएंट सेम है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा सब्ट्रैक्टिंग, x से x कैंसिल, 2y में से y माइनस करेंगे, y इज इक्वल टू 15। ये 15 ही आ गया, मैंने वैसे आइडिया लगाया था, मुझे आंसर याद नहीं था। और इस वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर दो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, x प्लस 15 इज इक्वल टू 25। 15 को राइट में ले जाओ तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो 50 रुपीज़ के तो कितने नोट हैं? 10 नोट हैं। और भैया 100 रुपीज़ के कितने नोट हैं? 15 नोट है। आप चेक भी कर लो, चेक कर लो, क्या लगता है? 1 ही मिनट लगेगा। 50 रुपये के 10 नोट हैं तो 50 10 जा 500 हो गए। 100 रुपये के 15 नोट है तो 1500 हो गए ना, 2000 रुपये। तो हमने अपना आंसर भी वेरीफाई कर लिया, और बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन था जो हमने अभी सॉल्व किया है। आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पहले इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का ऑप्शन है। देखो भाई जरा ध्यान से, हाँ थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए जरा, ये देखिए ऊपर था ये अपना मीना वाला क्वेश्चन, इसी की चॉइस में एक और क्वेश्चन आपको दिया गया है जैकब वाला। तो इसको देखते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। देखो, इनको अपने आप से रिलेट कर लिया करो कि 5 साल के बाद भाई मैं कितना हो जाऊंगा, मेरी एज भाई मेरे फादर से कितनी हो जाएगी, या फादर की एज मेरे से कितनी हो जाएगी, तो बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेंगे। और 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी, ठीक है। उनकी वर्तमान आयु कितनी है? 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। यानी आज से 5 साल के बाद जैकब अपने बेटे से 3 times बड़ा हो जाएगा। और 5 years एगो यानी 5 साल पहले जैकब जो था वो अपने सन की एज का 7 times था। वट आर देयर प्रेजेंट एजेज? तो पीछे से क्वेश्चन को आपने शुरू करना होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 28 ही चल रहा है। माना जैकब की वर्तमान आयु, माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज x, और माना पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। क्लियर हो गया? लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब x years, प्रेजेंट एज ऑफ सन y years। अब पहला क्वेश्चन है 5 years एगो, नहीं 5 years लेटर, तो 5 वर्ष के बाद, 5 साल के बाद। अब मान लीजिए आप 14 ईयर्स के हो, आप अभी बच्चे 14 ईयर्स के हो, तो 5 साल के बाद आपकी एज कितनी हो जाएगी? 14 + 5। तो अगर अभी आप x ईयर्स के हो तो 5 साल के बाद आपकी एज कितनी हो जाएगी? x + 5। बहुत सिंपल सी बात है। तो 5 साल के बाद जो जैकब की आयु है,
जैकब की आयु, द एज ऑफ जैकब विल बी x + 5 ईयर्स। पुत्र की जो आयु होगी, अब वो जितने साल का है, अभी वो y ईयर्स का है, तो 5 साल बाद बच्चे वो हो जाएगा y + 5। अब क्वेश्चन पे आ जाओ कि 5 साल के बाद क्या हुआ। इसको एक बार थोड़ा सा यहाँ से मैं क्लीन करके फिर से आपको बताती हूँ कि 5 साल के बाद क्या होगा कि जैकब जितना था वो अपने बेटे से 3 गुना हो जाएगा। मान लो 5 साल के बाद जैकब 30 का हो जाएगा और बेटा 10 का, तो बेटे की एज को 3 से गुना कर दो। सुन रहे हो मेरी बात को, कि बेटे की एज को 3 से गुणा कर दो तो जैकब की एज आ जाएगी। यहीं से आपने इक्वेशन बनानी है। तो जैकब इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, ये हमारी कंडीशन है, ये हमारी पहली कंडीशन है। तो जैकब है x + 5 और वो है 3 टाइम्स ऑफ y + 5। ठीक है, ये बात अगर किसी को समझ ना आए तो वो पहले ये लिख सकता है कि जैकब इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। अब जैकब है x + 5 ईयर्स का, इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y + 5। सॉल्व कर लो, लीनियर इक्वेशन बना लो। x + 5 इज इक्वल टू 3y + 15। 3y को लेफ्ट में ले आओ, 5 को राइट में ले जाओ, तो ये बन जाएगा x - 3y इज इक्वल टू 10। ये अपनी पहली लीनियर इक्वेशन आ जाती है। क्लियर है? थोड़ा सा छोटा कर दिया वैसे मैंने इसको। चलिए, तो अभी मैं क्या करना चाह रही हूँ कि इसी के पैरेलल आपको दूसरी इक्वेशन बनाकर दिखाऊंगी 5 साल पहले। अभी 5 साल बाद था, अब 5 ईयर्स पहले क्या होगा। 5 ईयर्स पहले क्या होगा कि जो जैकब की आयु है वो कितनी हो जाएगी, x - 5। बेटे की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी, y - 5। और कंडीशन क्या थी उसको पकड़ो, कंडीशन को पकड़ो कि 5 ईयर्स के बाद जो जैकब है 5 ईयर्स एगो वो अपने बेटे से 7 गुना था। ही वॉज 7 टाइम्स ऑफ हिज सन, ही वॉज 7 टाइम्स ऑफ हिज सन। तो अब ये बात आप यहाँ लिखेंगे कि जैकब इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ सन। जैकब हो गया x - 5, 7 टाइम्स ऑफ y - 5। x - 5 इज इक्वल टू 7y - 35। 7y को लेफ्ट में ले आओ और भैया 5 को राइट में ले जाओ बेटा, तो ये माइनस का 30 आ जाएगा। और ये अपनी दो इक्वेशंस, 2 इक्वेशंस अपनी यहाँ पर रेडी हो जाती हैं। क्लियर हो गया? दिख रहा है पूरा फ्रेम में आपको। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं यहाँ राइट साइड में अपर में सॉल्व करूँगी। x - 3y इज इक्वल टू 10, x - 7y इज इक्वल टू -30। फिर से एलिमिनेशन मेथड है, x का कोफिशिएंट मैच कर रहा है तो साइन चेंज कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करके माइनस प्लस प्लस कैंसिल, x से x कैंसिल हो जाएगा। 7 - 3 ये हो जाएगा 4y, 30 + 10 बच्चे ये हो जाएगा 40। 4 को राइट में ले आओ तो y की वैल्यू हो जाएगी 40/4 यानी 10। y की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए, है ना, तो ये हो जाएगा 7y की जगह 10 रखोगे तो 70 इज इक्वल टू -30। 70 को राइट में ले जाओ तो x की वैल्यू आएगी -30 + 70 यानी 40। देखो अब नोट कर लेना, x 40 है, x एक मिनट थोड़ा इधर ले आती हूँ मैं, x 40 है, थोड़ा छोटा कर ही लेते हैं इसको। देखो अब आपको ये पूरा दिखेगा क्वेश्चन। देखो x 40 है, इसका मतलब जो जैकब की एज है वो 40 है और जो उसके बेटे की एज है y की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 आ रही है। और आप इसको क्रॉस चेक भी करके देख सकते हो। 5 साल पहले जैकब की एज 35 हो गई थी, बेटे की 5, 5 7 35। 5 साल के बाद जैकब 45 ईयर्स का हो जाएगा, बेटा 15 का, तो 15 3 35। तो हमारा आंसर यहाँ वेरीफाई हो जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 28 के दोनों पार्ट्स हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 29। अच्छा ये मैं बता दूं, क्वेश्चन नंबर 29 अभी रिसेंटली मैंने सेट 2 का सैम्पल पेपर भी अपलोड किया है, तो सेम क्वेश्चन मैंने वहाँ पर भी डाला है, वहाँ पर भी मैंने आपको समझाया है। सुन रहे मेरी बात? सेट 2 आपका आने वाला है, तो सेट 2 का जो सैम्पल पेपर मैंने बनाया है उसमें भी सेम क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है, तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। तो थोड़ा हम इसको यहाँ जल्दी से कर लेंगे कवर अप। सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के परिगत समानांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। क्या कहानी है?
कहानी को पकड़ो, इसको ऊपर ले जाते हैं। मैं प्लेन वो ले लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या है ये 29। देखो भाई जरा जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि भैया एक सर्कल है, गिवन वगैरह मैं कुछ नहीं लिखूंगी अब इस पे, उसको एक पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब कर रहा है, यानी उसके परिगत उसके चारों तरफ एक समानांतर चतुर्भुज बना हुआ है। तो अगर ये सर्कल है जिसका केंद्र O है, जिसका सेंटर O है, तो ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। क्लियर है? ये पहली चीज हमें गिवन है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो AB और CD बराबर होंगे, ये हमारा गिवन है। और भैया BC और AD बराबर होंगे। बेटा समझ में आ रही मेरी बात? भाई पैरेललोग्राम की समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? तो ये तो हमें गिवन है, दिया गया है। क्लियर है? टू प्रूव, प्रूव क्या करना है, उस बात को पकड़ो। प्रूव क्या करना है कि ये जो पैरेललोग्राम बाहर है वो पैरेललोग्राम नहीं है, वो एक रोम्बस भी है, कि ABCD एक समचतुर्भुज है, एक रोम्बस है। अब रोम्बस क्या होता है कि चारों साइड्स इक्वल हों, कि AB BC CD और D ये चारों इक्वल होनी चाहिए। अब दो देखो, ये वाली तो इसके इक्वल है, क्लियर है, और ये वाली इसके इक्वल है, तो दो दो के पेयर तो इक्वल हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर इसको इसके इक्वल कर दें, अगर AB को BC के इक्वल कर दे तो BC AD के इक्वल है, तो AB अपने आप AD के इक्वल आ जाएगा और वो DC के इक्वल है, तो चारों की चारों साइड्स हमारी इक्वल हो जाएंगी। सुन रहे हो ना मेरी बात? भाई A के मार्क्स B के मार्क्स के इक्वल हैं, C के मार्क्स D के मार्क्स के इक्वल हैं। अगर B और C के मार्क्स इक्वल हो जाएं या A और D के मार्क्स इक्वल हो जाएं तो चारों के ही मार्क्स कितने बराबर हो जाएंगे। तो ये लॉजिक थोड़ा सा बस हमने यहाँ पर समझना है। दूसरा रिजल्ट अब हम इसमें क्या करने यूज करने जा रहे हैं उसको समझ लो। हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट से जो दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं, किसी भी वृत्त के बाह्य बिंदु से जो दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, उनकी लंबाई हमेशा समान होती है। अब तुम यहाँ ध्यान से देखो, देखो एक बात और नोट कर लेना, वो पॉइंट मैंने छोड़ दिया, ये P पे टच कर रहा है, ये Q पे कर रहा है, ये R पे कर रहा है और ये S पे कर रहा है। आप लिख देना ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, और जो कि एक सर्कल को, जो कि एक वृत्त को P Q R और S पर क्या करता है, स्पर्श करता है। कोई बात रह जाती है तो हम थोड़ा ऊपर जगह छोड़े रखते हैं, भाई आपने उस पर लिख देंगे P Q R S पर स्पर्श कर रहा है। क्लियर हो गई यहाँ तक सारी बात आपको? अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये A एक एक्सटीरियर पॉइंट है, क्लियर, और A से ये टेंजेंट जा रहा है AP और ये टेंजेंट जा रहा है AS, तो AP किसके इक्वल हो जाएगा, AS के। कारण आपको लिख कर आना है कि किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती हैं। टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट टू अ सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। इसी तरह B से टेंजेंट डालोगे तो BP और BQ इक्वल है, BP और BQ इक्वल है। क्लियर है? C से टेंजेंट डालोगे तो CQ और CR इक्वल है, तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ CR इज इक्वल टू CQ। और D से टेंजेंट डाला है तो DR और DS इक्वल है। आ गया? इन चारों को उठा के ऐड कर दो, इन चारों को ऐड कर दो। ऐड करना, जब भी किन्हीं इक्वेशंस को, समीकरण को ऐड करते हैं तो लेफ्ट में लेफ्ट वाला ऐड होता है, तो AP प्लस BP प्लस CR पहले आना था, प्लस CR प्लस DR, राइट साइड में आ जाएगा AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। क्लियर है? अब थोड़ा सा तुम ध्यान देना इस बात पर, दोनों को एक फ्रेम में मैं ला रही हूँ। AP प्लस BP, ये देख लो, AP प्लस BP AB बन गया। CR प्लस DR, थोड़ा सा और नीचे लाऊं तो ये डायग्राम दिखेगा आपको, CR प्लस DR दोनों मिलकर क्या बन गए, CD इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, BQ प्लस CQ, बीच में से उठाया है मैंने, BQ प्लस CQ, बीच वाला बन गया BC, AS प्लस DS, AS प्लस DS बन गया AD। कोई दिक्कत यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। अब देखो, लेफ्ट में था AB प्लस CD, राइट में था AD प्लस BC। अब सुनो, AB और CD तो इक्वल हैं, AB और CD तो इक्वल हैं, तो दोनों की जगह में AB लिख दूं। क्लियर है?
और AD और BC इक्वल है, AD और BC इक्वल है, तो दोनों की जगह मैं BC लिख दूँ। AB प्लस AB 2AB, BC प्लस BC 2BC, 2 से 2 कैंसिल, AB की लेंथ BC के इक्वल आ गई, वही बात आ गई, AB की लेंथ BC के इक्वल आ गई, लेकिन BC CD AD के इक्वल है और AB ऑलरेडी DC के इक्वल है, तो चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। वो आपके लिए मैं एज ए होमवर्क छोड़ रही हूँ, चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगी, तो ये हमारा एक रोम्बस बन जाएगा। पूरा क्वेश्चन एक सिंगल फ्रेम में करके मैं दिखा देती हूँ। फिर बता दूं कि सेट 2 का जो मैंने सैम्पल पेपर बनाया है उसमें और भी डिटेल में मैंने इस क्वेश्चन को करवा रखा है, तो आप वहाँ से भी इस क्वेश्चन को देख सकते हो। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन और रह जाएगा अभी, तो देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 30। इसके शायद 2 पार्ट्स हैं, हाँ जी 2 पार्ट्स हैं। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाओ। यदि सुनेंगे ध्यान से, यदि साइन थीटा जमा कोस थीटा √3 है तो टेंजेंट थीटा जमा कोटेंजेंट थीटा 1 होगा, प्रूव करो। इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू √3 देन प्रूव दैट टेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1। तो आप क्या करेंगे, उठा लीजिए साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू √3 को उठा लीजिए। दिख रहा है, दोनों मीडियम में सेम चलेगा ये वाला क्वेश्चन। तो साइन से हमें टेंजेंट पर जाना है, साइन से हमें टेंजेंट पर जाना है, तो दोनों तरफ क्या करो, कोस थीटा से डिवाइड कर दो। दोनों तरफ पहले इसको चाहे ऐसा करो स्क्वेयर कर लो, दोनों तरफ पहले आप इसका स्क्वेयर कर लो, बाद में भी कर सकते थे, पहले भी कर सकते हो। देखो जरा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स किसी भी तरीके से, देखो एक ही क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्री में प्रूव करने के बहुत तरीके होते हैं। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स हिंदी मीडियम वाले भी सुन ले, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जब वर्ग करेंगे तो इसका भी वर्ग हो जाएगा और इसका भी। जब इसका वर्ग करोगे तो a² प्लस b² प्लस 2ab इज इक्वल टू 3, ये पूरा आइडेंटिटी होती है 1 बन जाएगा, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। इसको राइट में ले जाओ तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 - 1, यानी 2 और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। सुनना मेरी बात ध्यान से, साइन थीटा और कॉस थीटा की प्रोडक्ट जो है हमारी 1 आ गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें फिर से एक बार ट्रिक लगानी पड़ेगी। क्या ट्रिक लगानी पड़ेगी समझेंगे जरा। इधर कर लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना, आपको मैं भी बीच में नहीं अड़ूंगी यहाँ। अब क्या करेंगे, ट्रिक लगाएंगे कि इस 1 को, अभी मैंने यहाँ इसकी जगह 1 रखा था, इस 1 को फिर से मैं एक बार रिप्लेस कर दूंगी किससे, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा से। क्लियर है। अब इस लेफ्ट साइड को राइट में ले जाएंगे, तो ये तो इधर कराती हूँ, तो लेफ्ट में तो 1 बच जाएगा और राइट में आपका था साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा, और नीचे ये जो वैल्यू थी इसको जो मैं राइट में ले जा रही हूँ ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी साइन थीटा कॉस थीटा। सेपरेट कर दो, हो गया क्वेश्चन हमारा, सॉरी, साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसके नीचे भी डिनोमिनेटर को ले आओ, कॉस स्क्वेयर थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, चल रहा है, अब दिख रहा है ना आपको ये सारा। देखो भाई, साइन स्क्वेयर से साइन कैंसिल, कॉस स्क्वेयर से कॉस कैंसिल, ये बन गया, ऊपर बच गया साइन थीटा, नीचे बच गया कॉस थीटा, ऊपर बच गया कॉस थीटा, नीचे बच गया साइन। साइन बाय कॉस क्या होता है, टेंजेंट थीटा, कॉस बाय साइन क्या होता है, कोटेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया, और यही हमने प्रूव करना था। समझ में आ गई बात। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। और अब हम इसके सेकंड पार्ट पर, ऑप्शनल पार्ट पर चलते हैं। हमें क्या दे रखा है, प्रूव दैट, देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम है, तो प्रूव दैट मैं यहीं से स्टार्ट करा दूंगी। 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा। डायरेक्ट करेंगे 1 प्लस, देखो हमारे पास 3 आइडेंटिटीज होती हैं, तीनों को याद कर लो भाई, बार बार मैं यहाँ करा रही हूँ आपको। एक हमारी होती है 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा, तो कोटेंजेंट को यहीं रखो लेफ्ट में, तो 1 राइट में चला जाएगा, तो ये आइडेंटिटी बनेगी। तो अब जो ये ऊपर कोटेंजेंट स्क्वेयर है इसको मैं लिखने जा रही हूँ कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा -1, और डिनोमिनेटर में है मेरा 1 प्लस कोसिकेंट थीटा,
और मैं केवल लेफ्ट हैंड, थोड़ा और बड़ा करूं क्या, हाँ नहीं ज़्यादा बड़ा हो गया, मैं केवल लेफ्ट हैंड साइड ही पिक कर रही हूँ, ये बात आप देख लेना। अब मैं क्या करूँगी, सुनो ध्यान से, 1 इसमें से मैं माइनस कॉमन लूँगी, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉसिकेंट स्क्वेयर थीटा, और डिनोमिनेटर में है 1 प्लस कॉसिकेंट थीटा। इस 1 को मैं यहाँ स्क्वेयर लिख सकती हूँ, आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब इस पे आ जाओ, ये 1 तो सेपरेट है, माइनस ये वाला जो 1 माइनस कॉसिकेंट स्क्वेयर थीटा है, इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस कॉसिकेंट थीटा इंटू 1 प्लस कॉसिकेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉसिकेंट थीटा। ये दोनों कैंसिल हो गए, ऊपर क्या बच गया, 1 माइनस कॉसिकेंट थीटा, ब्रैकेट ओपन करो तो हमारा रिजल्ट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दोनों के दोनों ट्रिग्नोमेट्री वाले बहुत सिंपल हैं। राइट हैंड साइड आ गई, राइट हैंड साइड में क्या प्रूव करना था, कॉसिकेंट थीटा प्रूव करना था। और अब जल्दी से चलते हैं हमारे इस सैंपल पेपर के सेक्शन नंबर सी के लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि प्रोबेबिलिटी से है। जल्दी से मैं पहले स्टेटमेंट दोनों मीडियम में पढ़ देती हूँ। ताश के 52 पत्तों की 52 गड्डी में से गुलाम बेगम बादशाह को हटा दिया गया। ऑल जैक्स क्वींस एंड किंग्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। सुन लो मेरी बात, 4 जैक होते हैं, जोकर होते हैं, 4 किंग होते हैं, बादशाह होते हैं, 4 क्वीन होती हैं यानी बेगम होती हैं, रानी होती हैं। कितने पत्ते हो गए, 12, इनको हटा दिया तो 52 में से 12 माइनस करो, 52 में से 12 घटाओ तो 40 पत्ते रह गए। क्लियर है यहाँ तक की बात। शेष कार्डों को अच्छी तरह से फेंटा जाता है और फिर यादृच्छिक रूप से कार्ड निकाला जाता है। द रिमेनिंग कार्ड्स आर वेल शफल्ड एंड देन 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। जो बाकी 40 कार्ड बच गए उनको अच्छे से पीसा और उनमें से एक कार्ड ले लिया। इक्के को मान 1 देकर और अन्य कार्डों को भी इसी प्रकार से मान देते हुए प्रायिकता ज्ञात करो कि कार्ड का मान 7 है, 7 से अधिक है, 7 से कम है। सिंपल सी बात है, जो एस है उसको 1 वैल्यू दे रहे हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, 10 तक के कार्ड्स हमारे पास हैं। तो हमें क्या प्रोबेबिलिटी निकालने की, जो हमारा कार्ड है उस पर 7 लिखा होगा। अब मेरे ख्याल से मुझे ज़्यादा इसको डिटेल में कराने की ज़रूरत नहीं है, आप लिख के आओगे। टोटल कार्ड्स 52, कार्ड्स रिमूव 12, रिमेनिंग कार्ड्स इतने, कुल पत्ते 52, कार्ड हटाए गए 12, तो शेष कार्ड 40। अब पहला भाग ले लेते हैं कि माना ई बराबर है 7 आने की घटना, 7 आने की घटना। अब कितने 7 होंगे, उनमें 4 7 होंगे, एक किंग स्पेड का, क्लब का, हार्ट का, डायमंड का, 4 7 होंगे। तो नंबर ऑफ ई यानी कि ई के पक्ष में परिणाम यानी फेवरेबल आउटकम्स, ई के पक्ष में परिणाम, तो कितने 7 आएंगे, 4 आएंगे 40 में से। तो जो ई की प्रोबेबिलिटी होगी फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स, ई के पक्ष में परिणाम बटे कुल परिणाम। एक पार्ट में करके दिखा रही हूँ, नहीं तो ऐसे प्रोबेबिलिटी तो बिल्कुल वर्बल ही समझाने की है, बटे कुल परिणाम, फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम। सुन लो मेरी बात ध्यान से, 7 आना है। अब 7 के केवल 4 पत्ते आएंगे, फिर सुन लो 7 के केवल हमारे कितने पत्ते आएंगे, 4 पत्ते आएंगे, ठीक है। 7 के केवल 4 पत्ते आएंगे तो 4/40 यानी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/10। अब दूसरे पार्ट को मैं वर्बली करा रही हूँ, 7 से ज़्यादा हो तो 7 से ज़्यादा हो तो 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा। 8 के कितने पत्ते होंगे, 4, 9 के कितने पत्ते होंगे, 4, 10 के कितने पत्ते होंगे, 4, तो टोटल कितने कार्ड्स हो जाएंगे, 12। 40 में से 12 कार्ड्स हो जाएंगे। तो जो हमारी ग्रेटर देन 7 की जो प्रोबेबिलिटी आएगी, सेकंड पार्ट को अगर मैं E1 नाम दे देती हूँ, 7 से बड़े, 11 तो है नहीं, जोकर तो नहीं है, किंग भी नहीं है, क्वीन भी नहीं है, उनको तो निकाल दिया गया, तो 7 से बड़े क्या बचेंगे, 8 बचेगा, 9 बचेगा, 10, सबके 4-4 पत्ते हैं, तो 12/40, 4 3 जा 12, 4 1 जा 10, ठीक है, 4 10 जा 40। डिफरेंट है ये क्वेश्चन, एनसीईआरटी से नहीं है। और लास्ट है लेस देन 7, 7 से छोटे। अब भाई 7 से छोटों का भी हिसाब लगा लो, 6 पत्ते हैं, 6 चौक 24, सिंपल सी बात है भाई। 1 का कार्ड, 2 का कार्ड, 3 का, 4 का, 5 का और 6 का, और सभी के कितने कितने कार्ड्स होंगे, 4, तो टोटल 24 कार्ड्स होंगे। तो थर्ड पार्ट की जो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो 24/40 हो जाएगी। 8 3 जा एंड 8 5 जा 40, तो 3/5 आ जाएगा।
तो थोड़ा अलग था ये क्वेश्चन, हटके था, लेकिन मैं ऐसे नहीं कह सकती कि मुश्किल था। थोड़ा सा आपको इसको ध्यान से पढ़ना था, ध्यान से समझना था कि फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं। कुल पत्ते 40 हैं, 12 पत्ते निकाल दिए गए हैं। उसके बाद 7 वाले कितने पत्ते हैं, 7 से बड़े, 7 से ग्रेटर कितने हैं, 7 से लेस कितने हैं, वो ऊपर लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स में, और टोटल आउटकम्स को नीचे लिखेंगे और हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ये था कंप्लीट सेक्शन नंबर सी। सेट 2 का सैम्पल पेपर ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, सॉल्यूशन भी अपलोड कर चुकी हूँ, तो उसको देखें और उसकी भी प्रिपरेशन करें। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से करें, फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।